Hello everyone. Welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का PhD एंट्रेंस करने वाले हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। इन क्वेश्चंस को मैं हिंदी में आपको समझाती हुई चलूंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि थियोरेटिकली अगर आप देखो पॉलिटिकल साइंस कंसर्न करता है किसके साथ? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, नेचर एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के साथ, या नन ऑफ द अबव। थियोरेटिकली राजनीतिक विज्ञान कंसर्न करता है, ठीक है, ये एक तरह से कंसर्न करता है राजनीतिक पार्टियों के साथ, नेचर और ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी जो राज्य की उत्पत्ति है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी संवैधानिक सरकार, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेचर एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट से थियोरेटिकली पॉलिटिकल साइंस कंसर्न करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि जो टर्म है पॉलिटिक्स वो फर्स्ट एम्प्लॉयड की थी किसने? सोक्रेट ने की थी, प्लेटो ने की थी, एरिस्टोटल ने की थी, या मैक्स वेबर ने की थी? जो टर्म है पॉलिटिक्स उसको किसने यूज किया था, है ना? तो ये पॉलिटिक्स वर्ड किसने यूज किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को यूज किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। आप सबको पता है मैप और तोड़ दो, है ना, मैप को तोड़ दो। तो MAP जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, ये क्या था? उन्होंने अच्छा बताया, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया। और तोड़ दो ट्रेनी, ओलिगार्की और D फॉर डेमोक्रेसी, ये उन्होंने वर्स फॉर्म बताई थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स को प्रोफेस किसने किया है? जो फंक्शनलिस्ट व्यू है, ठीक है, प्रक्रियात्मक जो आप लोगों के व्यू हैं पॉलिटिक्स के लिए, तो वो किसने बताए हैं? डेविड एप्टर ने, टालकंड पार्सन्स ने, डेविड ईस्टन ने, या आमंड ने, या बोथ A and D? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स वाज प्रोफेस्ड बाय, सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर डेविड एप्टर और आपका डेविड ईस्टन एंड आमंड, ठीक है, टालकंड पार्सन्स नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर डेविड ईस्टन और आमंड और डेविड एप्टर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट है कि एक मैन जो है विदाउट सोसाइटी एदर अ बीस्ट और गॉड, ये किसकी है? एक मैन, एक आदमी बिना समाज के या तो वो बीस्ट है या फिर वो गॉड है ना, या तो वो पशु या फिर वो ईश्वर है एक तरह से। तो ये किसने बोला था? हीगल ने बोला था, हॉब्स ने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था, या प्लेटो ने बोला था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था एरिस्टोटल ने। किसने कहा था? एरिस्टोटल, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाउंडर कौन है टोटलियन स्टेट के? तो यहाँ पर बताना है आपको। लीगल नोशन है, एथिकल नोशन है, वेलफेयर नोशन है, ऑर्गेनिक नोशन है। फाउंडर्स ऑफ टोटलियन स्टेट वर इंस्पायर्ड बाय, जो फाउंडर है टोटलियन के स्टेट के, तो वो इंस्पायर है किससे? लीगल नोशन से, एथिकल नोशन से, वेलफेयर नोशन से, या फिर ऑर्गेनिक नोशन से, है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों का एथिकल नोशन, यानी एथिकल एक तरह से, ठीक है, एथिकल नोशन आपका हो जाएगा। टोटलियन स्टेट जो है वो इंस्पायर्ड है किससे? एथिकल नोशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूरलिस्ट डू नॉट आर्ग्यू दैट, प्लूरलिस्ट क्या नहीं बोलते? जो अगर आप देखो जो प्लूरलिस्ट है, जैसे आपको बताइए डेविड हेल्ट, है ना, तो ये स्टेट इज नॉट अ सुप्रीम अनलिमिटेड sovereignty possessed by many association, state is a unique organization, other association also sovereign as a state। तो प्लूरलिस्ट क्या नहीं कहता? प्लूरलिस्ट अगर आप देखोगे तो वो स्टेट इज अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्टेट इज एन यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो आर्ग्यू ये नहीं करता। स्टेट नॉट अ सुप्रीम अनलिमिटेड, वो ये कहते हैं सोवरेन इज पॉसेस्ड बाय मैनी एसोसिएशन, अदर एसोसिएशन ऑल्सो सोवरेन एज अ स्टेट, है ना, ये उन्होंने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डाइसी रूल ऑफ मीन्स का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट सुपरमेसी है लॉ की, है ना, यानी सुप्रीम लॉ है एक तरह से। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब समक्ष है, कानून के बराबर हैं।
कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइन एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट, जो भी राइट्स हैं इंडिविजुअल के उसको डिफाइन और इन्फोर्स बाय किसके द्वारा किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखो डाइसी ने रूल ऑफ मीन्स का क्या मतलब बताया, रूल ऑफ मीन्स का मतलब एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ लॉ है, सभी इक्वल हैं लॉ के सामने, और यहाँ पर राइट ऑफ इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं इन्फोर्स बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया था रूल ऑफ लॉ पैटर्न ऑफ जापान, यूएसए, ब्रिटेन या ब्रिटेन एंड सर्टेन मॉडिफिकेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, अभी सोर्सेस करवाए थे उस दिन, करवाए थे ना, तो ब्रिटेन एंड सर्टेन मॉडिफिकेशन, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये तो पूरा ही वो हो गया, 2 मिनट रुको मैं टिक कर देती हूँ बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर बेसिकली राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन एंड सर्टेन मॉडिफिकेशन। चलो, सिविल सोसाइटी एक्सरसाइज करती है फोर्स का, बल का यूज करती है, लीगल प्रेशर का यूज करती है यानी कि कानूनी दबाव का, राजनीतिक दबाव यानी पॉलिटिकल प्रेशर, और सोशल प्रेशर यानी सामाजिक दबाव। तो सिविल सोसाइटी अगर आप देखो कैसे कैसा क्या एक्सरसाइज करती है, किस चीज का यूज करती है, सोचो और बताओ। जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट के अगेंस्ट काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो वो सोशल प्रेशर का यूज करती है, किसका, सोशल प्रेशर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये किसका, मोनार्कियल सोसाइटी सिस्टम का है, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम का है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, ओलिगार्कियल का है। अब पार्टिसिपेशन का मतलब कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्रतिभागी, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्रतिभाग ले रहे हो, है ना, भाग ले रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसका होगा, लोकतांत्रिक शासन, है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम का होगा। चलो वेरी गुड। इन स्विट्जरलैंड मिनिमम एज जो होती है वोटिंग की वो क्या होती है, 21 ईयर्स, 20 ईयर्स, 18 ईयर्स और 25 ईयर्स। स्विट्जरलैंड के अंदर वहां के लोग कितने साल एज होने पर ही वोट दे पाते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर अगर आप देखोगे 18 साल, वहां के लोग जब 18 साल के हो जाते हैं तब वो क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, राइट टू वोट हो जाता है उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिबरलिज्म इज अ एक्सप्रेशन लेस ऑफ क्रीड देन अ टेम्परामेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोली थी, लिबरलिज्म एक्सप्रेशन लेस ऑफ क्रीड देन ऑफ अ टेम्परामेंट, ठीक है, टेम्परामेंट, ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, तो ये आपको बतानी है। क्या होगा इसका राइट आंसर, हॉब्स, सेबाइन, लास्की या नन ऑफ दी अबव। इसकी मैं आप लोगों को हिंदी बता देती हूँ, ठीक है, फिर आप लिख लेना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसकी हिंदी अभी मैं आपको बता रही हूँ। देन ऑफ टेम्परामेंट, यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर, चलो देखो, उदारवाद स्वभाव की तुलना में पंथ की कम अभिव्यक्ति है ना, लिबरलिज्म इज द एक्सप्रेशन लेस ऑफ क्रीड देन ऑफ टेम्परामेंट, है ना, तो उदारवाद स्वभाव की तुलना में पंथ की कम अभिव्यक्ति है, तो ये किसने बोला था, तो ये बोला था बेसिकली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लास्की। किसने बोला था, लास्की ने, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन बोलते हैं, लास्की बोलते हैं, ठीक है, मैं टिक कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी काउंटेड एज अ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन में कौन सा काउंट नहीं किया जाएगा, ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, अनएनोमियस ओपिनियन ऑल सिटीजन्स का, सम टोटल ऑफ कोहेरेंट ओपिनियन हेल्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, ओपिनियन हेल्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी बेस्ड ऑन रीजन एंड एमिंग एट कॉमन गुड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 2 3 1 2 या 2 ओनली। तो यहाँ पर आप देखो पब्लिक ओपिनियन में कौन कौन काउंट नहीं किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
देखो, ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन में नहीं किया जाएगा, अनऑनिमस ओपिनियन सिटीजन के ये भी नहीं होगा, सम टोटल कोरेंट ओपिनियंस ये भी नहीं होगा, डिफरेंट ओपिनियन हेल्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी एमिंग एट कॉमन गुड तो ये होगा, है ना। लेकिन कौन कौन से ये वाला नहीं, मतलब ये वाला होगा, मतलब पब्लिक ओपिनियन में आता है। अब आपसे कैन नॉट पूछा है ना, कौन सा नहीं होगा, तो राइट आंसर इज 1 2 3, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मिनिस्टर परफॉर्म करते हैं डबल फंक्शन, वन एज अ पार्टी मैन, दूसरा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वन एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, अदर एज मिनिस्टर, वन एज मैन, अदर एज मिनिस्टर, वन एज पॉलिटिशियन, अदर एज मिनिस्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो देखो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो एक तो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, दूसरे मिनिस्टर होते हैं, है ना। चलो ये देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट इवॉल्व हुई थी रोम में, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में या ग्रीस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आप देखो तो यूनाइटेड किंगडम में पहली बार इवॉल्व हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई कौन कहता है कि ब्यूरोक्रेसी इज अ रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड एज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड ऑफिसेस। तो कौन कहता है ब्यूरोक्रेसी एक रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, विनिमय प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड ऑफिसेज में। तो ग्लैडन का है, FM मार्क्स का है, जॉन ए वीक का है या मैक्स वेबर का है, किसने बोला ये बोला है ग्लैडन ने, ठीक है, किसने बोला है, ग्लैडन। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ब्यूरोक्रेसी को कंटिनेंटल न्यूसेंस के तौर पे बताता है, ब्यूरोक्रेसी को किसने कंटिनेंटल न्यूसेंस के तौर पर बताया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो जो ये है ना आपका कंटिनेंटल न्यूसेंस है ना, इसको आप लोग हिंदी में क्या लिखोगे, बता देती हूं मैं आप लोगों को, महाद्वीपीय उपद्रव, क्या लिखोगे, महाद्वीपीय उपद्रव लिख लेना, ठीक है। इसको बताते हैं थॉमस कार्ले, ठीक है, किसने बताया है, थॉमस कार्ले ने, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी को कंटिनेंटल न्यूसेंस के तौर पे कौन बताते हैं, थॉमस कार्ले। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मूवमेंट जो है वो टुक प्लेस हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा वेस्ट एशिया। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मूवमेंट जो है वो टुक प्लेस हुआ था वेस्ट एशिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो मेधा पाटेकर हैं वो एसोसिएटेड है कौन से मूवमेंट से, चिपको मूवमेंट से, बलीपाल मूवमेंट से, नर्मदा बचाओ मूवमेंट से या फिर साइलेंट वैली मूवमेंट से। तो यहाँ पर आप देखोगे नर्मदा बचाओ मूवमेंट आपका मेधा पाटेकर रिलेटेड है। उसके बाद रिफरेंडम जो है वो पिटीशन है, फर्स्ट यूज कहां पर हुआ था, रेफरेंडम बाय पिटीशन का पहली बार यूज स्विट्जरलैंड में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, कनाडा में हुआ था या ब्रिटेन में हुआ था। राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आप सबको पता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसी वजह से, तो रेफरेंडम बोलते हैं जनमत संग्रह को, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट इन यूएसए स्ट्रेंथन किया गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, फेडरल गवर्नमेंट यूएसए के अंदर उसको मजबूत किया गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 11, 16, 26 या 12। तो यहाँ पर आप देखोगे 16th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है, 16th अमेंडमेंट ये हुआ था आप लोगों का फेडरल गवर्नमेंट इन यूएसए को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा के अंदर जो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं वो किसको दी जाती हैं, सेंटर को, प्रोविंसेस को, सेंटर और प्रोविंसेस दोनों को या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा के अंदर जो रेसिडुअरी पावर होती है। अब आप सोच रहे होगे रेसिडुअरी पावर का मतलब अपशिष्ट शक्तियां, ठीक है, तो अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, सेंटर के पास होती हैं। यूएसए में किसके पास होती हैं, स्टेट के पास होती हैं। इंडिया में किसके पास होती हैं, इंडिया में भी सेंटर के पास होती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पहले ऐसे हु वाज द फर्स्ट टाइम फ्रेम ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर इज मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने
ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर मान लो स्टेट फेल हो जाता है, ठीक है, अपने डायरेक्टिव्स जो कैरी आउट करने के लिए, डायरेक्टिव्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सेंड रिजर्व पुलिस ऑफ द स्टेट, यहाँ पर रिजर्व पुलिस सेंड कर देंगे, प्रेसिडेंट इम्पोज कर देंगे प्रेसिडेंट रूल, डायरेक्ट टू द गवर्नर डिसमिस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डायरेक्ट गवर्नर को बोल देंगे कि जाओ और डिसमिस कर दो वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, आर्मी सेंड करेंगे। क्या होगा राइट आंसर, इम्पोज कर देंगे प्रेसिडेंट रूल, है ना। अगर मान लो स्टेट अगर मान लो फेल होता है, अगर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उसे डिसीजन दिए जा रहे हैं अगर वो फॉलो नहीं कर रहा, तो कौन सा आर्टिकल है इसका, 365, ध्यान रखना। और प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल है 356। इनमें यही डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज होता है किसी स्टेट में तो हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया, स्टेट इमरजेंसी लग गई, तो वो 356 है। अगर मान लो अगर यूनियन गवर्नमेंट कुछ करने के लिए बोल रही है, कुछ कमांड दे रही है और वो स्टेट फेल हो जाता है उन कमांड्स को फॉलो करने में, तो वहां पर 365 ये आर्टिकल है इसका, फिर वहां पर वो लगाएंगे कि हाँ भैया यहाँ पर क्या लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। मोस्ट इसेंशियल फीचर जो है फेडरल गवर्नमेंट का वो क्या होता है, मोस्ट इसेंशियल, यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, यहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम होती है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर डिवीजन ऑफ पावर होता है, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन होता है पावर का। जैसे हमारी कंट्री में डिवीजन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कौन कहता है कि वी कैन नॉट शेड आर वैल्यूज इन द वे वी रिमूव आर कोट्स, ठीक है, डेविड ईस्टन, एल्फ्रेड कॉबिन, वॉगलिन या लास्लेट। हम शेड नहीं कर सकते अपने वैल्यूज को, ठीक है। यहां पर क्या क्या कहा है, वी कैन नॉट शेड आर वैल्यूज in the way we remove quotes, है ना, we remove our quote, जैसे हम कोट उतारते हैं उस तरह से हम अपने जो वैल्यूज हैं उनको शेड नहीं कर सकते। जिस तरह से हम अपने यहाँ पर अगर आप देखो, we can not shed our values in the way we remove the quotes, हम अपने मूल्यों को, जिस तरह से हम अपने कोट को हटाते हैं उस तरह से हम अपने मूल्यों को नहीं छोड़ सकते। हिंदी लिख लो इसकी, जिस तरह से हम अपने कोट को हटाते हैं उस तरह से हम अपने मूल्यों को नहीं छोड़ सकते। ये किसने बोला था, राइट आंसर इज एल्फ्रेड कॉबिन। एल्फ्रेड कॉबिन ने बोला था, ये किसने बोला था, एल्फ्रेड कॉबिन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है स्टेटमेंट देता है, मोरल इंस्टीट्यूशन, मोरल एंड स्टेट अ मोरल इंस्टीट्यूशन विद मोरल एंड, कौन कहता है कि स्टेट एक मोरल इंस्टीट्यूशन है जिसका एक नैतिक अंत है, बेंथम, मैकियावेली, जेम्स मिल या जेएस मिल। सो राइट आंसर इज जेएस मिल। किसने बोला है, ये जेएस मिल ने बोला है, तो ध्यान रखना जेएस मिल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी विद डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क, इन्वेस्टिगेट लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स बाय स्टेट टू बी मैच्ड इन रिटर्न, क्रिएशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेंस करना रोल ऑफ स्टेट को, कंट्रोल करना ट्रेड पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जो रेसिप्रोसिटी है डब्ल्यूटीओ की वो इन्वेस्टिगेट करता है, लोअर करता है ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है, स्टेट टू मैच इन रिटर्न, है ना। तो ये ध्यान रखना। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है बेसिकली कि किसका व्यू है कि ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं कैरी कर सकता करेक्ट इट्स बिहेवियर बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो करेक्ट नहीं कर सकता बिहेवियर को, ठीक है, एरर से सीखने के बाद भी, मतलब अपनी गलतियों से सीखने के बाद भी वो क्या नहीं करता, अपने बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्रॉजियर हैं, लास्की हैं, एफएम मार्क्स हैं या मैक्स वेबर है। राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर ध्यान रखना एम क्रॉजियर। ये किसने बोला था, एम क्रॉजियर ने बोला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स इन 1926, कौन सा फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो 1926 में फोर्स में आया था। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन इन इंडिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कौन सा फीचर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का? तो सेपरेशन होना पावर का, रिजिड अडेरेंस होना रूल का, सिलेक्शन बाय पैट्रोनेज, फिक्स रिम्यूनरेशन होना ऑफिशियल्स का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिलेक्शन ऑफ पैट्रोनेज, है ना। पैट्रोनेज अगर आप देखो तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये फीचर नहीं है किसका? ब्यूरोक्रेसी। सेपरेशन होगा पावर्स का, रिजिड अडेरेंस होगा रूल का, फिक्स रिम्यूनरेशन होगा ऑफिशियल्स का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एलिमेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग का? तो ये एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, ये एक टाइम प्रोसेस नहीं है इसका, इट इज़ अ इन्वायरमेंट लिंक्ड एक्टिविटी, इन्वायरमेंट लिंक्ड एक्टिविटी है, इसको ज़रूरत होती है स्टडी एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजंस। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? तो ये एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये कोई अनकॉन्शियस एक्टिविटी थोड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ओरिएंटेड रेदर देन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड? तो ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑथोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो किसका कॉन्सेप्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ओरिएंटेड है रेदर देन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड? एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड की बात कौन करते हैं, है ना, वीडनर करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सोशल जस्टिस डिराइव हुआ है मोरल रीजनेबलनेस से, सोशल जस्टिस वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस नेगेशन करता है जस्टिस को, सोशल जस्टिस इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल जस्टिस नेगेशन है जस्टिस का। ठीक है, सोशल जस्टिस क्या करता है? नेगेशन है किसका? जस्टिस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन जो है कंपेयर करता है फॉर्चून विद अ वुमेन? तो कौन कंपेयर करता है फॉर्चून विद अ वुमेन? ठीक है, भाग्य की तुलना महिला के साथ किसने की? बहुत इजी क्वेश्चन। एमन रॉय, रूसो, हॉब्स या मैकियावेली? इजी है ना ये क्वेश्चन? जल्दी से देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, सोचो सोचो, नाइस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैकियावेली करते हैं, मैकियावेली करते हैं ना, वेरी गुड। थोड़ा मैंने टाइम दिया आप लोगों को ताकि आप एक बार इसका आंसर देख पाओ, ठीक है, सोच पाओ। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर द लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, तो हम इंस्पायर हुए थे किससे? कहाँ से लिए हैं हमने ये? कहाँ से लिए हैं? रशियन रेवोल्यूशन से, एरिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन या कल्चरल रेवोल्यूशन? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं हमने। कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैप्ट द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पेंडिंग? इंडियन पोस्ट जो बिल था, एक तरह से पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था, उसको पेंडिंग रखा था, तो कौन थे? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जेल सिंह या शंकर दयाल शर्मा? राइट आंसर इज जेल सिंह, है ना। जेल सिंह अगर आप देखो तो जेल सिंह कौन है? जेल सिंह वो हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज भी किया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 का, वो अडॉप्ट करता है प्रोग्राम, एंड करता है ग्लोबल पॉवर्टी को, अगर आप देखो डीमॉर्केटाइजेशन करता है यूएन सिस्टम का, ब्रॉड करता है पार्टिसिपेशन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक में, रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रिड्यूस करता है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। ये किसने लिखी है? डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट बुक किसकी है? जेम्स मैनर, अतुल कोहली, जोया हसन या एमएस राव? इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल कोहली, है ना। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट किसकी है? अतुल कोहली की है। कौन एम्फसाइज करता है इमरजेंस ऑफ मार्केट पॉलिटी इन इंडिया पर? किसने इमरजेंस ऑफ मार्केट पॉलिटी इन इंडिया पर जोर दिया? तो यहाँ पर कौन थे? कोचनेक थे, जेम्स मैनर थे, मॉरिस जॉन्स थे या पॉल ब्रास थे? राइट आंसर इज मॉरिस जॉन्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिस जॉन्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने टर्म किया था आर्टिकल 356 को सेफ्टी वॉल्व के तौर पे? किसने आर्टिकल 356 को सेफ्टी वॉल्व के तौर पे टर्म किया? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल?
यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, अगर मान लो डिसीजन जो है वो डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स इंडिविजुअल, तो गोल इट इज तो ये कैसा हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशनली गुड हो गया, पर्सनली रैशनल हो गया, ऑब्जेक्टिव रैशनल हो गया, सब्जेक्टिव रैशनल हो गया। हर्बर्ट साइमन कहते हैं अगर मान लो डिसीजन जो है वो डायरेक्टेड है इंडिविजुअल गोल के प्रति, तो वो कैसा होगा। इजी है, आराम से कर लोगे इसका, है ना। बिल्कुल यार, पर्सनली रैशनल हो जाएगा ना यार, क्योंकि इंडिविजुअली गोल के प्रति डायरेक्टेड हो रहा है। अगर कोई व्यक्तिगत लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहा है तो वो पर्सनली रैशनल होगा ना। बिल्कुल। संथानम कमेटी जो प्रिवेंशन पर थी वो अपॉइंट की गई थी कब, 1961, 62, 63, 64। राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यहां पर जो संथानम कमेटी है कब की गई है, नाइनटीन 61, 62, 63 या 64। आंसर करेंगे, वेरी गुड। संथानम कमेटी अगर आप देखोगे बेसिकली किस पर थी, ये आप लोगों की जो संथानम कमेटी थी, है ना, तो वो थी आप लोगों की करप्शन पर, है ना, ये करप्शन पर थी, तो ये ध्यान रखना। बेसिकली आप लोगों की करप्शन पर थी। और जो संथानम कमेटी का ईयर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 1964, है ना, क्या हो जाएगा 1964 हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2 मिनट रुकना एक बार, क्योंकि ना इसके उसमें थोड़ा आंसर अलग दे रखा है, 1962 दे रखा है, तो मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ ना, ताकि गलत ना हो आप लोगों का। 1964 ही पढ़वाया है मैंने आपको। हाँ, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, अच्छा संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन करप्शन, है ना, संथानम कमेटी का पूछा है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो था बेसिकली, तो वो आप लोगों का वो कब हुआ था, हाँ संथानम कमेटी सही है, क्योंकि संथानम कमेटी अगर आप देखो तो 1962 में हुई है ना। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। संथानम कमेटी प्रिवेंशन ऑन करप्शन पर कब हुई, अपॉइंट हुई 62 में। रिपोर्ट कब सौंपी थी 64 में। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ 64 में। ठीक है, ध्यान रखना, तो बी राइट आंसर होगा। चलो, व्हाट इज न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म क्या है, ये अटेम्प्ट करता है इग्नोर अनप्लीजेंट रियलिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड को, ये अटेम्प्ट करता है रीस्टेट बेसिक आइडिया ऑफ रियलिज्म को मोर साइंटिफिक फॉर्म में, ये क्लेम करता है इंटरनेशनल सोसाइटी को बेसिकली ऑर्डरली एंड पीसफुल, ये क्लेम करता है इंडिविजुअल ह्यूमन को एज अ सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू रियलिज्म है वो रीस्टेट करता है बेसिक आइडिया ऑफ रियलिज्म को मोर साइंटिफिक फॉर्म में। जैसे वो न्यू रियलिज्म से कौन हो गया, केनेथ वॉल्स हो गए, स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम जो इंटरनेशनल आपका जो व्यवस्था है वो कैसी है, वो बेसिकली आप लोगों की अनार्कियल है, अराजकतावादी है ना, तो ये ध्यान रखना। गांधी जी ने अपने आप को डिस्क्राइब किया था लिबरल, सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट या फिलोसफिकल अनार्किस्ट, ये तो आपका राइट आंसर फिलोसफिकल अनार्किस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो माइकल है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को फॉर्मुलेट किया था किसकी स्टडी के आधार पर, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, ब्रिटिश लेबर पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी से, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो यहाँ पर राइट आंसर जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। मैंने आज आपको बताया था ना, जो रॉबर्ट मिशेल हैं बेसिकली वो कहाँ के हैं, वो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, और वो बेसिकली आप देखोगे तो बाद में उनका जो टाइम कटा वो जर्मन इटालियन कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। मॉन्टेस्क्यू जो थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर पर, वो एम्फेसिस करती है अकाउंटेबिलिटी पर, ठीक है, एफिशिएंसी पर, ट्रांसपेरेंसी पर या लिबर्टी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी हो जाएगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट मास एंड कैंडर पार्टी, तो किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मास एंड कैंडर पार्टी बनाया था, तो राइट आंसर गांधी, है ना, गांधी जी ने बनाया था। उसके बाद अब तो काफी इजी क्वेश्चन है, कौन डिस्क्राइब करता है इंडियन इकोनॉमी को एज अ ब्लॉक कार्ड कैपिटलिज्म के तौर पे, रजनी कोठारी, अतुल कोहली या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन या लियोनार्ड एंड सुसान रुडोल्फ। तो यहाँ पर ब्लॉक कैपिटलिज्म जो है, ब्लॉक कार्ड कैपिटलिज्म कौन बताते हैं, जो कमांड और डिमांड पॉलिटी को बताते हैं, लियोनार्ड एंड सुसान रुडोल्फ।
चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक गुड थीसिस राइटिंग शुड ऑल इन्वॉल्व। तो जो एक गुड थीसिस राइटिंग होती है वो किसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स इनटू अ मिनिमम, केयरफुल चेकिंग होनी चाहिए रेफरेंसेस की, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन द वे ऑफ थीसिस इन रिटर्न, क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखो रिडक्शन होना चाहिए पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू मिनिमम, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। चेक रेफरेंसेस चेक होने चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन वे ऑफ द थीसिस इन रिटर्न, क्लियर वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो राइट आंसर इज 2 3 4, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये पेपर आप लोगों को कैसा लगा। और इसी के साथ साथ आज जो है बेसिकली 1 बजे मैं आप लोगों को कराऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर 2018 वाला, ठीक है 1 बजे। तो वो पोल के थ्रू होगा, सारे बच्चे क्लास में जरूर आना। और शाम को इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पर आप लोगों के लिए एक मैराथन लॉन्च की है मैंने, और 4 से 5 बजे आप लोगों की स्पेशल क्लास है एमसीक्यूज वाली, ठीक है। तो ये वाले कोर्स के लिए आप लोग आ सकते हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पे, रिवीजन चल रही है इसमें, ठीक है। और 4 PM क्लासेस हो रही हैं, स्पेशल क्लासेस। जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं इस कोर्स में आ सकते हैं। प्राइस हाइक हो चुके हैं भाई, ठीक है। स्पेशल क्लासेस, रिवीजन सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पर, और जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। अगर आप NTA UGC नेट का सब्सक्रिप्शन लो, आइकॉनिक लो, तो यहाँ पर यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।